हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कहते हैं एक शब्द है सांप्रदायिकता। कहते हैं सांप्रदायिकता एक ऐसी बीज है जो किसी भी देश को जो है ले डूबता है। और ये बात अंग्रेज जानते थे। और इवन कि आज आधुनिक युग में 21वीं शताब्दी में राजनीतिक नेता जानते हैं कि सांप्रदायिक वो हथियार है जो उनको राज्य दिलाने के लिए, कुर्सी दिलाने के लिए हर संभव जो है प्रयत्नशील रहेगा। इसलिए पहले के समय में अंग्रेज इसका उपयोग करते थे और आज के समय में बड़े बड़े नेता जो है सत्ता में रहने के लिए सांप्रदायिकता का जो है बीज बोते हैं और धर्म के रिगार्डिंग एक दूसरे को भड़काते हैं। पहले कहते हैं, बहुत समय की पहले की बात है, जब यहाँ पर बहुत से राजाओं ने इसको तो इंडिया को मुस्लिम स्टेट बनाने की कोशिश किया और आज के नेता इसको हिंदू स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम ये कहते हैं कि इंडिया में कई धर्म के लोग रहते हैं। हम बड़े बड़े किताबों में ही ये बात जाने और समझे कि हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं। इसको एक धर्म के रूप में नहीं देखा जा सकता। और जब भी कोई इसको एक धर्म के रूप में देखेगा तो कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ सांप्रदायिक दंगा फसाद होगा। और ये शायद लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं जो बुद्धिजीवी हैं वो पता नहीं क्यों इसको हिंदू मुस्लिम स्टेट में बदलने के चक्कर में लगे हुए हैं। कहते हैं हम एक हैं और राजनीतिक नेता के लिए चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, सभी उनके बच्चों के समान हैं। अगर वही भेदभाव करने लग जाएं तो कहते हैं आम लोग क्या सोचेंगे एक दूसरे के प्रति। इसलिए बड़े बड़े नेताओं को ये बात समझना चाहिए कि भारत आज एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर कई धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों को उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना एक धर्म को मिलना चाहिए। इसलिए इसको एकता के सूत्रों में बांधने की आवश्यकता है। लेकिन आज देखिए, कहते हैं मंत्री से लेकर संतरी तक और संतरी से लेकर बाबा तक सब के सब जो है एक ही प्रलाप गा रहे हैं। भारत को एक बंटवारे के फिर से वही दर्द देना चाहते हैं जो सही नहीं है। कहते हैं 1947 का जो बंटवारा हुआ उसका दर्द हम अब तक भूले नहीं हैं कि आज बड़े बड़े नेता जो हैं भारत को फिर से हिंदू मुस्लिम स्टेट के रूप में बदलना चाहते हैं। तो ये भविष्य के लिए बहुत ही दुखदायक परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। और मैं उन सभी को कहता हूँ जो इसके हिंदू और मुस्लिम के स्टेट के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इनको एक सूत्र में बांधने की कोशिश करना चाहिए। आपने कई कविताएं पढ़ा होगा। एक कविता मुझे याद है कि हम विभिन्न विभिन्न मालाओं के हैं लेकिन हमने बनना एक माला है। हम कई फूल हैं लेकिन हम बनेंगे एक माला। हम कई धर्म के लोग हैं लेकिन हम भारत के नागरिक हैं। तो ये शायद बड़े बड़े मंत्री लोगों को, बाबाओं को समझ नहीं आता इस बात को कि हम एक हैं, हमें एक बन के रहना चाहिए। कहते हैं फूट डालने से कुछ भी नहीं हासिल होगा। बेशक उनको सत्ता मिल जाएगी लेकिन कहते हैं खूनों से भरा हुआ सत्ता किसी के लिए रास नहीं आती है। तो ये सही नहीं है। सदैव हमें एक बन के रहना चाहिए। और यही बात यहाँ पर बंगाल का विभाजन भी हमें बताता है कि अंग्रेज़ों को जब लगा कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दल थे यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी वो अपना दबदबा बनाई जा रही थी और पहले वो बहुत ही नरम थे, लेकिन जैसे वो गरम दल में कन्वर्ट हो गए उनको समझ में आ गया कि अब जो है इस देश की बंटवारा करने की आवश्यकता है। जब तक हम इसको दो जो देशों में न बदल दें ये देश में राज करना उनके लिए संभव नहीं बनेगा। इसलिए हमें विभाजन जो हुआ, बंगाल का विभाजन जो 1905 में किया गया, जो बंगाल में 1905 में हुआ, उसे आप क्या सोच सकते हैं। करजल ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की और विभाजन के कारण प्रशासन ने सुधार की कोशिश भी किया गया, लेकिन मुख्य लक्ष्य उनकी यही थी, फूट डालो शासन करो। और कहते हैं ये अंग्रेज की जो नीति अपना रहे आज के समय भी वो सही नहीं कर रहे हैं। आज के भी लोग भी, सत्ताधारी भी और जो बड़े बड़े मंत्री हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं, कहते इतने बड़े पद पे हैं और वो भी यही नीति अपना रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के जो है दरार डालें और यहाँ पर जो है राज करें। इलेक्शन में भी आप देखते हो
कि कभी वोट मुस्लिम वोटर बैंक के रूप में लिया जाता है, कभी जनजाति वर्ग के रूप में लिया जाता है, कभी हिंदू वर्ग के रूप में लिया जाता है। न्यूज़ में भी ऐसी बातें बोली जाती है। तो आप क्या सोच सकते हो कि आज भी हम अलग अलग धर्मों में हैं और हमारा देश अलग अलग है? नहीं, हमारा देश एक है। हम बेशक कितने धर्म में बिलीव करें, जो भी धर्म से हम रहें, लेकिन है तो भारत के वासी ना। तो न्यूज़ वालों भी ऐसे ही करते हैं। कभी गुज्जर कहते हैं गुज्जर वोटिंग है, तो कभी कहते हैं जनजाति वोटिंग है, तो कहते हैं यादव वोटिंग है। अरे भाई, ऐसे नामों से ना रिप्रेजेंट करो। ये भारत के नागरिक हैं, जो उनके लिए कार्य करके दिखाएगा उनको ही ये चुनेंगे। और यही काम अंग्रेज कर रहे थे उस समय, जो आज के समय में आज के नेता कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए। अंग्रेज ने भी बंगाल का विभाजन करके ये पूरी साबित कर दिया कि फूट डालो और शासन करो की नीति ही अब कारगर सिद्ध होगा। और ये विभाजन मुसलमानों को एक अलग राज्य देने के लिए किया गया, जिसे देश में सांप्रदायिकता का बीज फैलाया जा सके। क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम प्रलाप होगी तो सांप्रदायिक दंगा होना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। इधर भी भारत ने इसे अंग्रेज द्वारा बंगाल में उभरे हुए राष्ट्रीय आंदोलन को नष्ट करने और इस क्षेत्र के हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की कोशिश के रूप में देखा। क्योंकि दो हिंदू मुस्लिम अगर बंटता है तो उनको बहुत फ़ायदा होता है और वो किसी एक पे जो है आसानी से राज कर सकती हैं। क्योंकि जब तक वो यही चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम में एकता न बने, और जब तक एकता नहीं बनेगी, जर्नल सी बात थी कि अंग्रेज यहाँ से जा नहीं सकते थे। आंदोलन और गलियों में बड़े पैमानों पर फैल गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने दूसरों की कलाई पर राखी बांध कर अपनी एकता और विरोध का प्रदर्शन भी किया। अब देखिए, उस समय उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया। हिंदू और मुसलमान ने दूसरे की कलाई पर राखी बांधी और ये बताया कि हम आप दोनों एक दूसरे को रक्षक हैं और सदैव रक्षा करते रहेंगे और अंग्रेज से हम नहीं डरेंगे। देखिए, उस समय रक्षा बंधन करके उन्होंने जो है अपनी गुस्सा को प्रदर्शन किया और अपनी एकता को दर्शाया। और आज हम हिंदुत्व बना रहे हैं और मुस्लिमत्व बना रहे हैं। आखिर क्यों? क्या हमें इतिहास से कुछ नहीं सीखा है? क्या इतिहास हमें कुछ भी नहीं बता रहा है? सोचिए, विचार कीजिए कि जो हिंदुत्व की प्रलाप गा रहे हैं, जो मुसलमानों स्टेट बनाने की प्रलाप गा रहे हैं, तो उनका क्या सोच हो सकता है? और क्या हमारे देश में कहते हैं शांति बन सकती है? सोचिए एवं विचार कीजिए। देखा जाए, स्वदेशी गहरे गुस्से से भरा और जोशीला आंदोलन था। क्योंकि आपने पता ही होगा, स्वदेशी आंदोलन भी चलाई गई थी। और स्वदेशी आंदोलन का मतलब था कि अपने देश में बने हुए वस्तुओं का सेवन करना और विदेशी चीज़ों को जो है हमें जलाना। और ये स्वदेशी आंदोलन तो आप भूल ही नहीं सकते, जो सबका मातृभूमि के प्रति स्वाभाविक प्रेम का परिचालक था और ज़रूरी भी था। आत्मविश्वास का यह नया राष्ट्रवाद जोश संपूर्ण भारतीय क्षत्रिय पर गिरफ्तारी, दर्दनाक यातनाओं के साथ अंग्रेजों का दमनकारी शासन बनकर छा गया। यानी कहते हैं भारत में जो है हिंदू मुस्लिम में इतनी एकता बन गई कि उनके आत्मविश्वास को जो है अंग्रेज ने हर तरह से गिरफ्तारी की, दर्दनाक यातनाएं दी, लेकिन इनकी एकता को तोड़ न सके। उस समय बाल गंगाधर तिलक ने एक शस्त्र के रूप में बहिष्कार के महत्व को स्वीकार किया, जिसे भारत में संपूर्ण ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को शिथिल करने में उपयोग किया जा सकता था। और बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन कपड़ा मिल, राष्ट्रीय बैंक और हज़ारी चमड़ा उद्योग, रसायन उद्योग और बीमा कंपनियों के स्थान पर सहायक सिद्ध हुआ। स्वदेशी भंडार खोले गए। स्वयंसेवी स्वदेशी सामानों को प्रत्येक घर को दरवाजे पर पहुंचाते थे और यह आंदोलन लोगों के हर एक वर्ग और सभी समूह तक फैल गया। क्योंकि उस समय सभी धर्म मिलके ये कार्य कर रहे थे और सभी वर्ग ने ये महत्वपूर्ण अपना जो है योगदान दिया। और प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे भी हिस्सा लेने लग गए और आगे बढ़े। सबसे ज़्यादा सक्रिय स्कूल और कॉलेज के छात्र हुए। अब देखिए, उस समय के स्कूली छात्रों को कितनी समझ थी, लेकिन आज देखा जाए तो आज बड़े बड़े लोग पढ़ के भी, समझ के भी, इतिहास जान के भी भारत को कई खंडों में विभक्त करना चाहते हैं, जो बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं इससे अच्छा अनपढ़ होते तो अच्छा रहता। हमें समझ तो नहीं आती कि ये नेता लोग जो हैं आज के समय में जो है भारत को कैसे विभाजन करने के हाड़ में लगे हुए हैं। अरे भाई, यहाँ पर आपको हिंदू भी वोट देता है, मुस्लिम भी वोट देता है, सिख भी देता है, तो ईसाई भी देता है, जैन भी देता है, हर धर्म के लोग देते हैं। तो आप हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? आप इसको भारत रहने दो।
हम भारतवासी हैं, हम भारत ही देखना चाहते हैं। न हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, न मुस्लिम, न राष्ट्र, न सिख राष्ट्र, न ईसाई राष्ट्र, कोई राष्ट्र नहीं चाहिए हमें। हमें सिर्फ चाहिए भारत राष्ट्र। हम भारत में हैं, हम भारतवासी हैं, हम कई फूल हैं, हम एक माला के हर एक फूल हैं, कई रंगों के फूल हैं। हमें मिलजुल के रहना है, भाईचारे के साथ रहना है। और ये बात उस समय जो है बहुत से समाज सेवकों ने समझा और बाल गंगाधर तिलक ने साफ इस बात को समझ लिया कि अगर अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना है तो प्रत्येक व्यक्तियों के जो है महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता है। और इसमें देखिए सबने इसका परिचालक भूमिका भी अदा की। कहते महिला से लेकर बच्चे तक और कॉलेज के बच्चे से लेकर स्कूल के बच्चों तक भी स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। और 1911 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन वापस ले लिया और बंगाल पुनः एक हो गया। अब उस समय के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खासकर गरम दल की भूमिका सराहा जाना चाहिए, क्योंकि गरम दल ने ही ये भूमिका अदा की। अब देखिए जब उस समय बंगाल को विभाजन किया गया एक मुस्लिम राष्ट्र में, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया। और आज बड़े बड़े नेता जो हैं भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। अब कौन सी आंदोलन चलाया जाएगा? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस समय चलिए हम अंग्रेज़ों से त्राही थे, अब हम किससे त्राही हैं? अपने लोगों से ही, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और बड़े बड़े पद पे हैं। पूरा देश उनको चाहता है, पूरा जहां उनको चाहता है। क्या यही हम दुनिया को शिक्षा देंगे कि हमने अपने देश को हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया? अगर उस समय लोगों ने नहीं सोचा होता कि अगर हम जो है बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र बना देते हैं तो हमारी एकता टूट जाएगी, तब जाकर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चला के भारत को एक किया। और इसमें गरम दल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब सोचिए आज लोग क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। उसने सभी वर्ग एवं सभी समुदाय के लोग, यहाँ तक कि किसान, कामगार, छात्र, महिलाएं भी आंदोलन में शामिल करने का प्रयत्न किया गया। वो सबसे दुश्मन अंग्रेज़ के विरुद्ध भारतीय लोगों को एक करने में सफल रहे, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ दुश्मन थे और वो भारत को बंटवारा चाहते थे, भारत को हिंदू मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। आज बड़े बड़े नेता लोग जो है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो सोचिए इनका क्या भावना है? क्या ये देश हित की भावना हो सकती है? क्या सबका कल्याण हो सकता है इसमें? संभवतः कभी भी नहीं होगा। ये मैं आज भी कह रहा हूँ और सदैव ये बात बोलता ही रहूँगा, क्योंकि कहते हम एक हैं। कहते उस समय भी अंग्रेज़ दुश्मन थे और युवा लोग देशभक्ति के उच्चतम स्तर पर भड़क गए थे। अब देखा जाए अगर 1857 क्रांति से हम तुलना करें तो 1857 क्रांति में कोई भी पढ़े लिखे व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया था। लेकिन आज स्कूल से लेकर कॉलेज तक, बच्चे से लेकर महिलाओं तक इस देश कल्याण की भावनाओं में जुड़ गए और देश को आज़ाद करने का जोश था उनमें। उन्होंने लोगों को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। आज के लोग भी बहुत ही महान हैं। आज आत्मविश्वास उनके अंदर है ही नहीं। कहते कोई भी थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बता देता है, वो बिल्कुल ही उनके ऊपर अपनी जान निछावर करने लग जाती हैं। कहते उनके जैसे ब्रेन वॉश कर दिया गया हो। कहते ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं है। उनको ये समझ नहीं है कि परमात्मा एक है और वो सबको देखता है और परमात्मा के लिए कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, सब परमात्मा के सामने एक समान है। हमें आत्मविश्वास के साथ जो अपना कर्म मिला हुआ है हमें वो करना चाहिए और झूठे लोगों के चक्कर में, झूठे व्यक्तियों के चक्कर में, कहते हैं बड़े बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा अपना घर देखना है, अपना देश को देखना है। कहते हैं झूठी बातों पे तो आज के लोग ऐसे फंस रहे हैं जैसे उसमें आत्मविश्वास की भावना ही नहीं है। और कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे ये सोचने वाली बात है। उन्होंने भारतीय कुटीर उद्योग को भी पुनर्जीवित किया। देखिए भारत में जब अंग्रेज़ों ने कुटीर उद्योग को बिल्कुल समाप्त कर दिया था, तब उनको ये समझ में आई कि हमें पुराने कुटीर उद्योग को जगाने से जो है भारत मजबूत हो सकता है।